हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग। मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल की इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग कक्षा 8 के गणित विषय का प्रश्नावली 2.2 से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 2 से संबंधित प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक को बिल्कुल सरल तरीके से हल कर लिया था और इसके हल के हम लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया था। अब आगे के दोस्तों जो आपके 6, 7, 8 जो प्रश्न है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और जो भी बच्चे मेरे इस वाले वीडियो पर नए होंगे और इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे, कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.1, 2.2 या 2.2 से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसको नहीं देखे होंगे, तो प्रश्नावली 2.2 के 1 से लेकर 5 प्रश्न तक जो हल कराया है मैंने, उस सभी का वीडियो मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब चाहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो को ओपन कर आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं प्रश्न 6 को, कि प्रश्न जो 6 है आपका वो आपसे कहा क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न 6 में बोला ये है आपसे कि बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। क्या कहा है दोस्तों कि बिल्लू नाम का कोई एक इंसान होगा। अब बताइए, जानवर जैसा नाम रख लिया, बिल्ला बिल्ली जैसा, लेकिन कोई इंसान नहीं होगा। जानवर तो पैसा रखेगा नहीं, जानवर को पैसा से क्या काम है। तो कोई इंसान नहीं होगा, कोई लड़का ही होगा जिसके पास क्या है 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के टोटल 160 को सिक्का है। आप लोग भी बचपन में 1 रुपया, 5 रुपया या 2 रुपया के सिक्के आप लोग क्या करते होंगे, रखते होंगे, मतलब अखमुंदा में, या हो सकता है आप लोग उसको बटोरते होंगे। मतलब जो भी आपके मम्मी पापा को जिस प्रकार से भी आपको, जिस मान का भी आपको सिक्का देते होंगे, आप उन सिक्कों को इकट्ठा करते होंगे, कलेक्ट करते होंगे। तो इसने भी टोटल 160 को सिक्का कलेक्ट कर लिया था। लेकिन जो 160 को सिक्का है वो एक ही अंक वाले नहीं है, वो अलग अलग अंक वाले हैं। मतलब एगो 1 रुपये वाला है, एगो 2 रुपये वाला है और एगो 5 रुपये वाला है। और इन 160 सिक्कों में दोस्तों आपके 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, इन तीनों सिक्कों से छोड़कर कोई और सिक्का इसमें सम्मिलित नहीं है। और इन तीनों रुपये का सिक्का टोटल 160 को है। किसके पास? बिल्लू के पास में। अब देखिए आगे क्या बोला है आपसे, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। तो 160 सिक्के का जब आप टोटल मूल्य दोस्तों निकालिएगा इन रुपयों के मान से, तो उसका मान कितना आ रहा है यहाँ पर? 300 रुपया आ रहा है, ठीक ना। मतलब बिल्लू जोड़ा होगा 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये का जो उसने 160 सिक्का कलेक्ट किया है, तो इनके मान से ही उसने 160 सिक्कों का मान निकाला होगा। तो कितना आया है? 300 रुपया उसके पास आया है, ठीक है। अब आगे बोला है आपसे कि यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। मतलब दोस्तों आपको इसमें यह बताना है कि आपके 1 रुपये के कौगो सिक्का है, 2 रुपया का कौगो सिक्का है, 5 रुपये का कौगो सिक्का है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप लोग फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। आप बिल्कुल भी इससे आगे मत जाइए, ठीक। जितना बोला है सबसे पहले हम उसको उतना करने का प्रयास करते हैं। इसमें बोला है दोस्तों कि बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। यहाँ तक ब्रेक लगाइए। कहाँ पर? यहाँ पर ब्रेक लगाइए, इससे आगे भी मत बढ़िए। क्यों? क्योंकि हमको सबसे पहले यहीं पर समझने को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रयास करना है। तो 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया, इन तीनों रुपयों का सिक्का टोटल 160 को है। इतना दोस्तों हमें पता है। लेकिन क्या दोस्तों आपको ये पता है कि 160 सिक्का में 1 रुपया का कौगो सिक्का है, 160 सिक्का में 2 रुपये का कौगो सिक्का है, 160 सिक्का में 5 रुपये का कौगो सिक्का है, ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। अगर दोस्तों आपको 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का पता चल जाता है तो आप उन सिक्कों की संख्या से इन रुपयों से गुणा करके आप क्या कर सकते हैं, आप 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये का मान निकाल सकते हैं। लेकिन हमें दोस्तों वही पता नहीं है और हमें वही पता करना है। तो ये जो मान है वो हमारा अज्ञात है और आप सभी जानते हैं कि हम अज्ञात के लिए क्या करते हैं, चर राशि की सहायता लेते हैं। तो पहले वाली वीडियो की भांति दोस्तों इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें मानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मान लेंगे दोस्तों कि हमारे पास 1 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है वो x को है। x मतलब हमको पता ही नहीं कौन को, लेकिन मान के चले कि x को है, ठीक है। अब हमको x का मान निकालना होगा कि कितना आ रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार दोस्तों हम मान लेंगे कि 2 रुपये की जो सिक्कों की संख्या है वो y को है और 5 रुपये की जो सिक्कों की संख्या है वो z को है और टोटल सिक्का को वो है 160 को है। तो सबसे पहले हमको जो मेन काम है वो ये करना है कि हमें दिए हुए इन तीनों रुपयों का जो सिक्कों की संख्या है वो कितना है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग दोस्तों मान कर चलेंगे, मान लिया कि जीरो, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ पर मान लिया कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या
क्रमशः एक्स वाई तथा जेड है। इसको चाहे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अर्थात 1 रुपये की कुल सिक्कों की संख्या इक्वल टू कितना लिख सकते हैं दोस्तों, हम लोग एक्स लिख सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे संख्या इक्वल टू कितना लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर वाई तथा 5 रुपये की इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों जेड। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये देखा कि 1 रुपये के टोटल सिक्कों की संख्या एक्स को है और 2 रुपये के टोटल सिक्कों की संख्या वाई को है और 5 रुपये के टोटल सिक्कों की संख्या आपका जेड को है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, इन तीनों रुपयों के सिक्कों की संख्या आपके पास कितना है 160 को। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न से, या फिर लिख सकते हैं दोस्तों प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार। चूँकि 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या कितना है दोस्तों 160 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 160 है, इसलिए लिख सकते हैं इसे। देखिए 1 रुपये की कुल सिक्कों की संख्या कितना है एक्स को है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स। और फिर देखिए 2 रुपये कुल सिक्कों की संख्या कितना है वाई को है ना, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेंगे वाई। और फिर 5 रुपये कुल सिक्कों की संख्या कितना है 5 रुपये कुल सिक्कों की संख्या जेड को है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या लिख लेंगे जेड। और टोटल कितना है, टोटल आपका 160 को है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 160। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये की टोटल सिक्कों की संख्या कितना है 160 है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बोला है जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। ठीक है, इसको तो हम बाद में देखेंगे, अब आगे पहले देखने का प्रयास करते हैं। बोला है दोस्तों यहाँ पर कि यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो, कहा है कि यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो हमको ये तो पता करना ही है, लेकिन सबसे पहले ये देखना है हमको यहाँ पर कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2 रुपये के कुल सिक्कों की संख्या आपका वाई को है। ठीक, फिर बोला है कि जो 2 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो 5 रुपये की जो सिक्कों की संख्या है दोस्तों वो कितना है, वो आपका जेड है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर पुनः, मतलब प्रश्न से पुनः दिए गए प्रश्न में सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या के 5 रुपये के सिक्कों की संख्या तिगुनी है। अब यहाँ तक तो नहीं दिखेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे क्या करते हैं दोस्तों पाई पार लेते हैं। देखिए पुनः दिए गए प्रश्न में 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 2 रुपये की सिक्कों की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गुणनफल में क्या बोला है तिगुनी है ना, तो गुणा में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या टोटल कितना है 2 रुपये की सिक्कों की संख्या वाई है। तो लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर वाई बराबर 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है, तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या लिख सकते हैं जेड। जेड गुना कितना है 3 है ना, 3, या इसलिए y बराबर 3z लिख सकते हैं यहाँ पर 3z। इससे आपने क्या देखा, आपने ये देखा दोस्तों कि आपके 2 रुपये जो टोटल सिक्कों की संख्या है वो आपके 5 रुपये टोटल सिक्कों की संख्या के तिगुनी है। ठीक, इतना यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया दोस्तों कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो y के मान है उसको हम लोग समीकरण 1 में रखने का प्रयास करेंगे। y के मान को हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके y का मान क्या हुआ है निकला हुआ है, तो y का मान कितना है 3z। तो हम लोग समीकरण 1 में y के मान को सबसे पहले रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपके यहाँ पर दिया हुआ है,
तो लिख लेंगे हम लोग x प्लस वाई का मान कितना दिया है दोस्तों 3z ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 3z प्लस कितना है z आई इक्वल टू हो गया है 160, तो यहाँ पर लिख लेंगे 160। यहाँ पर एरो डाल देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर दोस्तों x प्लस 3z आएगा z कितना होता है 3z आएगा z 4z, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेंगे 4z बराबर हो जाएगा कितना 160। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर हम लोग 4z क्या करते हैं उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 160 माइनस 4z। ठीक है, मतलब कि अगर 160 को सिक्का में से जेड के जितना मिला है, मतलब 5 रुपये टोटल जितना सिक्का है उसको 4 से गुणा करके 160 को में सर घटा दें, तो हमको क्या होगा एक्स क्या माना है आपने 1 रुपये कुल सिक्कों की संख्या आपने माना है, तो 1 रुपये टोटल सिक्कों की संख्या क्या होगी आपकी निकल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि 1 रुपये के टोटल सिक्कों की संख्या का कुल मूल्य कितना है। तो सबसे पहले उसको बनाने से पहले आप लोग क्या कीजिए कि इतना पहले उतार लीजिए, उसके बाद दोस्तों हम लोग मिटका और हम आगे आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। कुछ नहीं, जो निकालना था यहाँ पर हो चुका है। क्या निकालना था हम लोग को टोटल की 1 रुपये का टोटल कितना मूल है, तो 1 रुपये का टोटल मूल हम क्या करेंगे इसके मान से निकाल लेंगे, क्योंकि 1 रुपये टोटल सिक्कों की संख्या हमारे पास x है, तो x को अगर हम 1 रुपये से गुणा करेंगे तो हमारे पास x रुपये निकल जाएगा। अगर हम y को 2 रुपये से गुणा करेंगे तो हमारे पास 2y रुपये निकल जाएगा, और अगर हम 5 को z के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास 5z रुपये निकल जाएगा, और इन तीनों को हम लोग 300 रुपये बराबर कर देंगे, और इस प्रकार से हम आगे मान लाने का प्रयास करेंगे। तब तक दोस्तों क्या कीजिए आप लोग कि इतना उतारने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने उतार लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं निकाल लेते हैं कि 1 रुपये का टोटल मूल्य कितना है। तो 1 रुपये का टोटल मूल्य कैसे निकलेगा 1 रुपये की सिक्कों की संख्या से। तो आपने पहले देखा कि 1 रुपये टोटल सिक्कों की संख्या x है, तो 1 रुपये टोटल मूल्य कितना हो जाएगा x रुपये। तो यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ 1 रुपये का कुल मूल्य बराबर 1 रुपया गुणा में कितना हो जाएगा x इक्वल टू मान मिल जाएगा आपका x रुपये। ठीक है, फिर 2 रुपये का कुल मूल्य 2 रुपये का कुल मूल्य बराबर में हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 2 रुपया गुना में 2 रुपये को है 2 रुपये को सीखा था y को ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे y आई इक्वल टू 2 को y से गुणा करेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो दोस्तों हो जाएगा 2y रुपये। ठीक है, तथा अब देखिए 5 रुपये का सिक्का है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 रुपया का कुल मूल्य इन्वर्ट का प्रयोग कर देते हैं। अब बराबर दोस्तों लिखेंगे हम लोग 5 रुपया मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर z आई इक्वल टू मान मिल जाएगा हम लोग का कितना 5 रुपये का, और z से गुणा कीजिएगा 5z रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा टोटल मूल्य निकला, और इन टोटल मूल्यों को जोड़ देंगे तो टोटल मूल्य कितना आ जाएगा हमारा 300 रुपये आएगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार चूंकि सिक्कों का कुल मूल्य 300 रुपया है, तो लिख सकते हैं इसलिए x रुपया प्लस में 2y रुपया प्लस 5z रुपया इक्वल टू 300 रुपया। ठीक है, 300 रुपया। अब देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, इसको मान लीजिए दोस्तों समीकरण 2 लिखेंगे समीकरण 2 में, चूंकि समीकरण 2 में किसका किसका मान रखने पर एक्स वाई के मान रखने पर, क्योंकि सबको एक चर के रूप में लाना है ना, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो सबको एक ही रूप में लाना है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में किसका किसका मान रखेंगे एक्स और वाई का, एक्स और वाई का मान रखने पर। तो रखिए तो दोस्तों कितना मिलेगा, देखिए 100 रुपया है ना, तो x का मान कितना है 160 माइनस 4z आया है ना, तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 100 रुपया की जगह यहाँ पर 160 माइनस 4z रुपया अब प्लस 2y है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और y का मान कितना है देखिए तो y का मान है 3z ना, तो लिखेंगे यहाँ पर 3z रुपया। अब प्लस में दोस्तों
5z रुपया। अब बराबर में 300 रुपया। अब इसके आगे दोस्तों नहीं दिखेगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन को आगे लेकर चलेंगे हम लोग। तो देखिए 160 माइनस 4z रुपया है ना, 160 माइनस 4z, तो इसके वो कॉस्ट में लिख दीजिए ऐसे, इस प्रकार से 160 माइनस 4z आप प्लस, देखिए 2 को 3z से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, 3 दूनी के 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6z, ठीक, और फिर प्लस 5z। इसको इन्वर्ट कॉमन से बंद कर देंगे। और सब में से रुपये क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रुपया कॉमन निकाल लेते हैं। और 300 रुपया है तो हम लोग इधर लिख देते हैं 300 रुपया। और सिंपली से दोस्तों क्या करेंगे कि हाई रुपया और हाई रुपया को कटा देंगे, यानी रुपया रुपया का जो काम है बिल्कुल अच्छी तरीके से कट चुका है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसके सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो आगे जब इसके आप सोल्यूशन कीजिएगा तो देखिए -4z अब प्लस 6z अब प्लस 5z, तो टोटल दोस्तों मान यहाँ पर आपका कितना मिल जाएगा बताइए। तो 160 माइनस 6 गो जेड में से 4 गो जेड खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, प्लस के साथ 2z। क्यों, क्योंकि ये माइनस छोटा चिन्ह है और ये क्या है, बड़ा चिन्ह है, तो बड़ा वाला चिन्ह उतरता है तो उतरेगा प्लस 2z। और यहाँ कितना है, प्लस 5z, इक्वल टू हो जाएगा 300। ठीक, अब आगे देखिए 5 2 कितना होता है 7, तो लिख सकते हैं 160 प्लस 7z बराबर में 300। अब देखिए 160 क्या है, अचर है ना, और 7z क्या है आपका, चर है ना, तो 160 को हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मान 7z इक्वल टू 300 माइनस 160, तो 7z बराबर आपका निकल जाएगा 7z इक्वल टू 300 में से 160 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 200, और 200 में से 60 घट जाएगा तो आपका बचेगा 140। तो z बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 140 बटा में 7। ठीक है, तो जब हम 7 को 140 को 7 से कटाएंगे तो मान कितना मिलेगा, इसलिए z बराबर आपका मान मिल जाएगा 7 दूनी के 14, आएगा 0 है यहाँ पर 0 उतार देंगे, तो z का जो मान आएगा वो हो जाएगा 20। अब देखिए z आपने क्या माना है, z आपने माना है यहाँ पर 5 रुपया, ठीक ना, 5 रुपये टोटल सिक्कों की संख्या आपका कितना है, 20 गो है। मतलब आपने 5 रुपये टोटल सिक्कों की संख्या माना था z, और टोटल सिक्कों की संख्या कितना निकला, 20 गो। ठीक, तो अब इसके माध्यम से ही हम सभी सिक्कों की संख्या निकालने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर ध्यान से, इतना तो दोस्तों पता चल गया आपको। अतः 5 रुपया के कुल सिक्कों की संख्या z बराबर 20 ना, लिखेंगे 20, यानी 20 गो है। 5 रुपये टोटल सिक्कों संख्या को है 20 गो। फिर लिखेंगे अगला कौन है, 2 रुपये ना, 2 रुपये कुल सिक्कों की संख्या y बराबर, देखिए तो y का मान कितना है यहाँ पर, यहाँ से देखिए y का मान जो है 3z है, 3z है ना, तो लिखेंगे 3z, y बराबर में हो जाएगा, देखिए 3z का मान कितना है, 20 है ना, 20, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20, इक्वल टू हो जाएगा 20 3 60। ठीक है, 2 रुपये का टोटल को सिक्का हो जाएगा 60 गो, 5 रुपये टोटल सिक्का को हो जाएगा 20 गो। अब हमको क्या करना है, 1 रुपये का निकालना है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 रुपये के कुल सिक्कों की संख्या इक्वल टू x। तो x कितना मान है, देखिए तो x का मान 160 माइनस 4z है ना, 160 माइनस 4z, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 160 माइनस 4z, अब बराबर में हो जाएगा z का मान कितना है 20 है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे z का मान 20। ठीक है, तो फिर x बराबर हो जाएगा 160 माइनस 20 चौके 80, इसलिए x बराबर आपका हो जाएगा 160 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 80, और यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी आपके पास 5 रुपये के टोटल सिक्कों की संख्या 20 गो है, 2 रुपये के टोटल सिक्कों की संख्या 60 गो है, और आपके 1 रुपये के टोटल सिक्कों की संख्या आपका 80 गो है। और इस प्रकार से अगर आप इन तीनों सिक्कों को जोड़ते हैं तो आपका 160 सिक्का निकल जाएगा, यानी 60 20 80 80 160। और इस प्रकार से आपका ये जो प्रश्न है दोस्तों वो समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 7 पर। ठीक, तब तक आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से उतार लीजिए।
तो चलते हैं दोस्तों हम लोग क्या प्रश्न 7 पर। ठीक है, प्रश्न 7 में जो आपका कथन दिया गया है उसको पहले ध्यान से हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि आखिर इस प्रश्न में आपको क्या ज्ञात करने के लिए बोला है। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग को इसमें किसका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में दोस्तों ये बोला गया है आपका कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है। ठीक, और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। ध्यान समझिएगा, पिता है और उसने 3 संतान पैदा किया है। ठीक है, 3 को संतान इसने पैदा किया है और इन तीनों संतानों में अपने टोटल संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए मतलब बुढ़ापा खातिर। अब आजकल देखिए बहुत तेज है ये पिता, सोच रहा है कि हमें बुढ़ापा में मेरे तीनों बेटा मतलब मेरा सहायता करेगा या ना करेगा, इसलिए बुढ़ापे के लिए अपने पास क्या करता है, अपने टोटल संपत्ति में से 1 लाख रुपए बचा लेता है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए क्या करता है, अपने पास रख लेता है। तो बोला यहाँ पर ये कि यदि उसकी कुल संपत्ति मतलब टोटल इसका दौलत टोटल संपत्ति कितना है 2.5 यानी कि 2.5 लाख, कितना दोस्तों 2.5 लाख की है, तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला, मतलब इसके मतलब जो तीनों संतान का जो पिता है वो अपने पास टोटल 2.5 लाख रुपए का संपत्ति रखा है और इस 2.5 लाख में से 1 लाख रुपया अपने लिए बुढ़ापे के लिए रख लेता है। तो दोस्तों आप बताइए कि जब ये 2.5 लाख रुपया में से 1 लाख रुपया अपना ही पास रख लेगा तो इसके पास 1.5 लाख रुपया बचेगा, 1.5 लाख रुपये बचेगा ना। अब इसको इसी 1.5 लाख में से क्या करना है कि अपने तीनों संतान में 1:2:3 के अनुपात में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है यानी कि बांटना है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ये मान लेते हैं कि जो पिता है वो अपने तीनों संतान को अपनी संपत्ति के बंटवारा क्रमशः x 2x या 3x के अनुपात में करता है। दोस्तों मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपको ये तो पता है कि 1:2:3 के अनुपात में करता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसके पहले वाला इसका मान कितना होगा, ये अपने सरल रूप में है। ये किस रूप में है, सरल रूप में है, और पहले वाले जिस रूप में होगा वो अपने सरल रूप में बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। अगर आप इसको ऐसे अगर मानते हैं जिस प्रकार से पहले भी मैंने इस पर क्वेश्चन बना दिया है, देखिएगा ध्यान से, अगर हम ऐसे लिख लेते हैं x:2x:3x, तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि x के बटा में 2x। और जब दोस्तों x और x खत्म हो जाएगा तो क्या हमारे मान में कोई परिवर्तन हुआ, 1:2 नहीं आ गया, बताइए 1:2 है ना। लेकिन हमको x के मान में पता नहीं चल रहा है कि x में हम x से कितना गुणा करें कि x मिले और हम x में 2 से कितना गुणा करें कि हमको 2x मिले, हमको बिल्कुल भी मान पता नहीं है। लेकिन जब हम x से इसको कटाते रहे तो हमारा मान 1:2 के बराबर मिल जा रहा है, हमको यही मान पता नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप 2:3 की बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 2x अब बटा 3x लिख सकते हैं और x खत्म हो जाएगा तो ये अपने 2:3 के रूप में आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमको यही काम करना होगा कि जो पिता है वो अपने तीनों संतान को अपनी संपत्ति का बंटवारा x 2x और 3x के अनुपात में करता है। ठीक, और उसके बाद देखेंगे हम लोग कि उसके पास कितने संतानों को देने के लिए पैसे बचते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। हल, मान लिया कि करता है। ठीक है, देख सकते हैं, मान लिया कि पिता अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति के बंटवारा क्रमशः x 2x तथा 3x के अनुपात में क्या करता है। तो इस प्रकार से पहले संतान के पास प्राप्त कुल संपत्ति का मान कितना होगा, x। तो लिख सकते हैं इस प्रकार, पहले संतान को प्राप्त कुल संपत्ति बराबर कितना हो जाएगा, x। इसमें लिखेंगे दूसरे संतान को प्राप्त कुल संपत्ति बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2x तथा तीसरे संतान को प्राप्त कुल संपत्ति बराबर हो जाएगा कितना, 3 है ना, 3x है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x। फिर कितना रखता है अपने पास, हो 1 लाख रुपए अपने पास रखता है, ठीक ना, कितना में से 2.5 लाख रुपए में से। तो लिख लेंगे प्रश्न अनुसार चूंकि पिता अपनी कुल संपत्ति में से 1 लाख रुपया अपने लिए
रख लेता है। चूंकि पिता अपनी कुल संपत्ति में से 1 लाख रुपए अपने लिए रख लेते हैं, मतलब अपने लिए क्या करते हैं, बचाकर वो रख लेता है, इसलिए पिता की कुल संपत्ति बराबर। देखिए दोस्तों यहाँ पर पिता अपनी टोटल संपत्ति 2.5 लाख में से 1 लाख रुपए अपने पास रख लेता है। तो बच्चों को देने के लिए, अपने संतानों को देने के लिए अब उसके पास टोटल पैसे कितने बचेंगे, तो क्या करेंगे दोस्तों को हम लोग 2.5 लाख में से 1 लाख को घटा देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं 2.5 लाख माइनस 1 लाख। तो जब दोस्तों 2.5 लाख मतलब जब 2.2 लाख में से अगर 1 लाख को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख। ठीक है, यानी अब इसके पास टोटल बच्चों को देने के लिए जो पैसे हैं वो कितने हैं, मात्र केवल 1.5 लाख रुपए है। तो अब हम देखते हैं कि इस 1.5 लाख रुपए में से कितना कितना रुपया अपने तीनों संतान में बांटता है। इस प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पर एक्स का जो मान है वो क्या है, एक्स का जो मान है वो पहले संतान को प्राप्त कुल संपत्ति के बराबर है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख सकते हैं एक्स, क्योंकि एक्स का जो मानवा है वो पहले संतान को प्राप्त कुल संपत्ति है। ठीक, तो जो टोटल संपत्ति मिलेगा तीनों संतानवा में वो 1.5 लाख में से ना मिलेगा, क्योंकि 2.5 लाख में से तो 1 लाख अपने पास रख लिया, तो जितना बांटना वो 1.5 लाख में से बांटेगा, उससे ज्यादा बिल्कुल वो दे नहीं सकता है। ठीक है, तो एक्स जो है आपका पहले संतान को प्राप्त कुल संपत्ति है। उसी प्रकार से अगला लिख लेंगे हम लोग कितना 2x, और 2x जो हो जाएगा आपका वो दूसरे संतान को प्राप्त कुल संपत्ति है। फिर आगे कितना है आपका 3x, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 3x, आज जो 3x है आपका वो तीसरे संतान को प्राप्त कुल संपत्ति है। और तीनों को जो संपत्ति मिल रही है वो कितना में से मिल रही है, 1.5 लाख रुपए में से मिल रही है। तो हम यहाँ पर बराबर में कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 1.5 लाख रुपया लिख सकते हैं, यानी 1.5 लाख। अब आगे देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग ध्यान से। देखिए x 2x 3x इन तीनों को जब आप जोड़िएगा तो मान कितना मिलेगा, 3 2 5 1 6x 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख को दोस्तों आप लोग ऐसे लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, क्या कर सकते हैं 1.5 लाख को आप इतना लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग रुपया लिख लेते हैं, और यहाँ पर x के साथ 6 क्या है, गुणनफल के रूप में है ना, तो इसको हम लोग इधर भागा के रूप में लेकर जाते हैं। कटाना है दोस्तों, कटा दीजिए। देखिए कटेगा यहाँ पर 2 3 6 या 3 दूनी के 6 और 3 5 हो जाएगा 15, कट गया। आप 2 को फिर कटा दीजिए, 5 जीरो मिलेगा ना, मतलब 2 2 4 जीरो को अगर यहाँ पर लाइएगा तो कितना बन जाएगा 50,000, और 2 को 50,000 से कटाइएगा तो मान मिल जाएगा आपका 25,000। तो x बराबर आप लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर कितना 25,000 रुपया। तो दोस्तों आप ये देखिए, तो जो x है आपका वो क्या है, तो x जो है आपका जो पहला संतान पैदा किया है ना, पहला संतान को प्राप्त कुल संपत्ति वही है x। तो पहला संतान को दे रहा है कितना 25,000 रुपये दे रहा है। ठीक है, पहला संतान को। तो जब हमको x का मान पता चल चुका है तो इस मान से हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों संतान को प्राप्त कुल संपत्ति के मान का आकलन हम कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हम ऐसे इस प्रकार से, अतः पहले संतान को प्राप्त कुल संपत्ति बराबर 25,000 है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों हम लोग 25,000 रुपया। फिर दूसरे संतान को प्राप्त कुल संपत्ति, तो लिख सकते हैं हम लोग दूसरे संतान को प्राप्त कुल संपत्ति। तो दूसरा संतान कितना है 2x है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2x, आप बराबर में हो जाएगा आपका 2 गुणा 25,000 रुपया। तो देखिए 2 को जब आप 25,000 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 50,000। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों 50,000 रुपया। तथा तीसरे संतान, तो लिखेंगे तीसरे संतान को प्राप्त कुल संपत्ति, तो तीसरा संतान को कुल कितना संपत्ति मिल रहा है 3x ना, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर दोस्तों 3x बराबर 3 गुणा कितना 25, क्योंकि x मान कितना है 25,000 है ना, तो लिखेंगे हम लोग 25,000 रुपया। इसलिए नीचे में इसका मान हो जाएगा 25 आई 75,000 रुपया। ठीक है, और जब दोस्तों हम सबको जोड़ेंगे तो 25 दूनी 50,000 और 75,000, तो कितना होता है टोटल मिला के आपका हो जाएगा 1.5 लाख। ठीक है, और इस प्रकार से आप ये पता लगा लिए कि पहले संतान को
कितना मिला 25,000, दूसर का कितना मिला 50,000, तीसर का कितना मिला 75,000। यानी कि हो सकता है कि तीनों बेटवा में जो छोटका बेटवा होगा बहुत बढ़िया होगा, पढ़ने में ठीक ठाक होगा, अपने पिता की सेवा करता होगा, अपने पिता की देखभाल करता होगा, इसीलिए पिता अपने संपत्ति में से सबसे ज़्यादा संपत्ति तीसरे संतान को ही दी है। लेकिन यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं किया है कि तीसरे संतान को ही इतना ज़्यादा संपत्ति क्यों दी है, हम दोस्तों अपने से बता रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हुआ। आप लोग क्या कर लीजिए, इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न 8 पर। ठीक, इसको उतार लीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 8वें प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। 8वां प्रश्न दोस्तों कहा गया है आपका कि 11 के लगातार, लगातार का मतलब होता है दोस्तों क्रम से, क्रमानुसार। ठीक, 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं गुणज कहने का मतलब कि 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 11 चौक 44। तो जो आप ये संख्याएं देख रहे हैं ना, इन्हीं को क्या कहा जाता है, गुणज कहा जाता है। कोई बोलेगा कि 11 गुणज क्या है, तो 11 का गुणज है आपका 22, 33, फिर उसके बाद 44। क्यों? क्योंकि 11 को 1 से गुणा किया गया तो 11 मिला, फिर 2 से गुणा किया गया तो 22 मिला, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इस संख्या का गुणज कहा जाता है। उसी प्रकार से कोई कहेगा आपसे कि 5 का गुणज क्या होगा, तो 5 का गुणज होगा 5, 5 दूनी के 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। यही सब क्या कहलाते हैं, आपके दिए गए संख्या का गुणज कहलाते हैं। कोई कहेगा अगर आपसे कि 22 का गुणज लिखे तो 22 का हो जाएगा 22, 22 दूनी 44, 22 तिहाई 66, 22 चौका 88। तो ये सब क्या हो गए, आपके गुणज हो गए। तो 11 के लगातार 3 को बोला है, 3 को लगातार कहने का मतलब कि अगर आपका 11 के लगातार 3 गुणज क्या होगा, 11 के लगातार 3 को गुणज 11, 11 दूनी 22, 11 33 हो सकता है, या हो सकता है कि आप यहाँ से लिख सकते हैं 33, उसके बाद 44, उसके बाद 55। तो ये क्या है, आपके 11 ही के गुणज है, 33, 44, 55। ये लगातार है, लेकिन आप ये कन्फर्म नहीं बता सकते हैं दोस्तों कि यही तीनों संख्याएं का योग जो होगा वो 231 होगा। ये आप बिल्कुल भी पता आपको नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि 44 हमको मिला कैसे। मान के चलते दोस्तों, मान लेते हैं कि 11 का जो प्रथम गुणज है वो x है। 11 का प्रथम गुणज कितना है, x है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि x का मान क्या है, 33 है। ठीक है, तो इसका दूसरा गुणज प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा गुणज प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमको दूसरा गुणज प्राप्त करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि 33 में 44 कैसे आया। तो 33 में दोस्तों जब हमने 11 जोड़ा तब हमको 44 मिला। कितना मिला, 44। 33 में 11 को जोड़िएगा तो आपका मान कितना मिलेगा, 44। उसी प्रकार से दोस्तों कि आपके 11 का जब दूसरा गुणज निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, x में 11 जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप x में 11 को जोड़िएगा तो आपका मान मिलेगा 44। फिर देखेंगे कि 11 का जो तीसरा गुणज है क्रमानुसार वाला, उसका मान कितना मिला है, तो उसका मान मिला है 55। तो कैसे मिला है, तो देखेंगे कि 44 में 11 जोड़ने से मिला है। 44 है, और जब हम 44 में 11 जोड़ देंगे तो हमारा मान मिलेगा 55। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपका पहले से x प्लस 11 है, अब फिर हम इसमें 11 और पहले से जोड़ेंगे तो मान कितना मिल जाएगा, x प्लस 11 तो हो जाएगा x प्लस 11 कितना होता है, 22। और यही आपका 3 गो गुणज आपके मान के निकलेंगे, x प्लस 11 और x प्लस 22। और इसी की सहायता से क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इनके लगातार तीनों गुणजों का मान को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो आप ये समझ चुके होंगे कि ये आपके जो मान है वो कहाँ से आए हैं। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। मान लिया कि 11 का प्रथम गुणज वाली संख्या x है। ठीक है, मान लेते हैं, मान लिया कि 11 का प्रथम गुणज वाली संख्या कितना है, x है। तो आप लोग निकाल सकते हैं कि दूसरा का कितना होगा, इसलिए 11 के द्वितीय गुणज वाली संख्या बराबर x प्लस 11 तथा 11 के तृतीय गुणज वाली संख्या, इसका तो कितना होगा, x प्लस 11 है ना, 11 में 11 और जोड़ देंगे तो सिंपली से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस 11 प्लस 11 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 22। कुछ लिखना चाहते हैं तो स्टेटमेंट पे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, क्या बोला है, किसी संख्या का क्रम गुणज प्राप्त करने के लिए उसी संख्या में पुनः उस संख्या को जोड़ा जाता है। तो हमको दोस्तों मान के चलते हैं यहाँ पर हमको 55 का गुणज प्राप्त करना है। तो 55 गुणज प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे,
55 जो संख्या आपके दिए हुए ना उसी संख्या में हम इसी संख्या को जोड़ेंगे। तो कौन वाला 55 है ना, तो 55 को जोड़ देंगे। तो 55 को जोड़िए कितना मिलेगा 110। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 55 का जो अगला क्रम वाला गुणा संख्या होगी वो होगी 110। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया है ताकि आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से सरलतापूर्वक समझ में आए। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न अनुसार। चूंकि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, इसलिए पहला गुणज संख्या आ प्लस दूसरा गुणज संख्या आ प्लस तीसरा गुणज संख्या इक्वल टू कुल योग। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर कि पहला गुण संख्या, दूसरा गुण संख्या और तीसरा गुण संख्या, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल योग निकल जाएगा। तो कुल योग कितना दिया है 231 ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला गुण संख्या देखेंगे कितना है। तो पहला गुण संख्या x है, यहाँ पर है ना x। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर x प्लस दूसरा गुण संख्या, तो दूसरा कौन है 11 की द्वितीय गुणज वाली संख्या कौन है x प्लस 11 है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 11 फिर प्लस आगे तीसरा गुण संख्या। तो तीसरा गुण संख्या देखिए तो कितना है, तथा 11 के तृतीय गुण वाली संख्या तो कितना है x प्लस 22 है ना। तो लिखेंगे x प्लस 22 और कुल योग कितना है 231। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 231। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि चर वाले राशि को जोड़ देंगे। x x x क्यों x है 3 गुना, तो लिख देंगे 3x और प्लस आगे देखेंगे 11 22 कितना होता है 33। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 33 इक्वल टू मान कितना मिल जाएगा यहाँ पर 231। अब नीचे चलेंगे तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, तो यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, 33 को उधर लेकर जाएंगे साइड में। तो 33 को उधर लेकर जाएंगे तो हमारा मान कुछ इस प्रकार से मिलेगा 3x बराबर 231 माइनस में हो जाएगा 33 3x बराबर 231 में से हम 33 को घटा देंगे तो 30 को पहले ही से खत्म, तो बचेगा 201 और 201 में से 1 खत्म हो जाएगा तो 200 में से 2 जाएगा तो बचेगा 198। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 198 आप बाटा में कितना 3। ठीक है, कटाइए दोस्तों 198 जो 3 से कट रहा है, देखिए यहाँ पर कटा कर देखिएगा 198 को हम लोग क्या करेंगे 3 से कटाते हैं। 3 5 15 3 6 18 फिर उधर जाएगा तो 3 6 18। तो x का मान कितना आ रहा है, इसलिए x बराबर इसका जो है वो आपका 66 आ रहा है। और आपने क्या किया है दोस्तों, आपने 66 किसको माना है 66 दोस्तों आपने 11 का प्रथम गुणज वाली संख्या को माना है, क्योंकि x का मान 66 है और x जो है आपका प्रथम गुणज वाली संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, अतः 11 के पहली गुणज संख्या बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 66। 11 के पहली गुणज संख्या x पर कितना हो जाएगा 66। तो दूसरी कितना होगा देखिएगा ध्यान से, तो लिखेंगे 11 के दूसरी गुणज संख्या x प्लस 11 बराबर x का मान कितना है 66 है ना। तो लिखेंगे 66 प्लस 11 और 66 के 11 में जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 77। ठीक है, तथा 11 के तीसरी गुणज संख्या कितना हो जाएगी दोस्तों x प्लस 22 है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस 22 बराबर x के मान कितना मिला है आपका 66। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 66 प्लस 22 अब बराबर में 66 में हम क्या करेंगे 22 को जोड़ देंगे। तो 66 में जब हम 22 को जोड़ेंगे तो मान कितना मिलेगा 88। और देख सकते हैं कि क्रम से है, पहला है 66 उसके बाद है 77 और उसके बाद है 88। और जब आप इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका मान मिल जाएगा कितना 231। और यही दोस्तों हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा ऊपर से लेकर यहाँ तक उतारिएगा, फिर उसको आप यहाँ तक उतारिएगा और तब उसको आप यहाँ से
खत्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जो प्रश्न है इसका जो सॉल्यूशन है बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। मैं जानता हूं दोस्तों कि आपके एक प्रश्न को हल करने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता हूं। दोस्तों मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम इसलिए लेता हूं क्योंकि आप इन प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरीके से सरलतापूर्वक समझ सके, आपको इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप एक ही बार वीडियो में आप क्या कर सके, इस प्रश्न को जान सके, आपको इस वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे आपने कुछ दोस्तों सीखा होगा, मेरा सोल्यूशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। अगला जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है।